नोटिफिकेशन होती है उससे हो जाती है, वो कहाँ से होता है? कुछ देर में लाइव कम्युनिकेशन भी जाना चाहिए। अब जरा समझ लीजिएगा कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। और हम लोगों ने पिछले कल की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने पिछले कल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा? 1930। लगभग हमने इसके सारे पॉइंट जान लिए थे। और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है जो हम लोग पढ़ रहे थे और हमने वो पढ़ भी लिया, जिसके अंदर काफी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि क्या क्या उसके पॉइंट्स थे। लेकिन साथ में चीज और क्या हो रही थी, मैंने आपको चीज बताया था कि पैरेलली एक चीज क्या चला हुआ था साथ में, कि भारत के अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की डिमांड उठी, रेज की। और उस संविधान सभा की डिमांड आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं मत डालेगा उसको। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही कहीं हिस्सा तो नहीं है। नहीं, एक तरफ तो क्या था, इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाया गया। लेकिन भारत के लोग उस समय क्या कर रहे थे, ये समझने वाली बात है। उस समय भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर भारत कल को आजाद होगा भी तो भारत किस तरह से चलेगा। तो उसी कड़ी में जो आपके एम.एन. रॉय है, 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा एक डिमांड की जाती है जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की। और ये संविधान सभा क्या थी? ये संविधान सभा ये थी कि जो आगे चलकर आने वाले टाइम में क्या करेगी, भारत का संविधान बनाएगी। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि इस डिमांड को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी 1935 में क्या किया जाता है, रेज किया जाता है, उठाया जाता है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस डिमांड को रेज करती है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस डिमांड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और बोलते हैं कि जो संविधान सभा है, वो संविधान सभा जो भारत के लिए बनाई जाएगी, उसमें हम लोग किसी भी बाहर वाले लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया। और जो संविधान सभा की डिमांड थी, उस डिमांड को भी एक्सेप्ट कर दिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जब ब्रिटिश सरकार इस डिमांड को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है 1940 के समय पर, उसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर का सरल सा मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की जो संविधान सभा की डिमांड थी, उस संविधान सभा की डिमांड को क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया। ये अगस्त ऑफर है। अब यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है, उसको ब्रिटिशर ने क्यों एक्सेप्ट किया? इतने आसानी से वो अगर आपकी डिमांड को एक्सेप्ट कर ले, कहीं ना कहीं जो तो होगा ही, कहीं ना कहीं क्या होगा, जो तो होगा ही। अब जो डिमांड को एक्सेप्ट किया किसके द्वारा? ब्रिटिशर के द्वारा। किसका? संविधान सभा का। इसके पीछे का झोल जो है, वो झोल ये है कि हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप देखेंगे तो शुरू होगा आपके पास 1939 से। और इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरफ को आपके पास कौन था, एक तरफ को ब्रिटेन की सरकार भी लड़ रही थी। अब दूसरी बात ये था कि ब्रिटेन के साथ जो ब्रिटेन के एलाय थे, एलाय का मतलब है जो ब्रिटेन के साथ इस युद्ध में उसके साथी दल थे, उन्होंने ये कहा इंग्लिश सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को कि भैया आप क्या करें, भारत का समर्थन ले और भारत का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ से भी सेना जाएगी। और भारत का पार्टिसिपेशन क्या था, काफी इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उन्होंने इस कारण, क्या कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड है, उस संविधान सभा की डिमांड को अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे? आपके पास वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या चाहिए था, आपके पास क्या चाहिए था, इंडियन का सपोर्ट चाहिए था। और इंडियन के सपोर्ट के बिना इंग्लैंड की सरकार भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। साथ में क्या था, एलाइज जो थे उनका भी क्या था, प्रेशर था। तो आपने एक लाइन लिखी, इसको अलग से लिखना। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was accepted due to British
ये था, इसीलिए उन्हें ये डिमांड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, 1940 के आसपास और क्या चीजें हो रही थी, 1940 के बाद युद्ध और भारत में गंभीर हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की डिमांड है या पाकिस्तान जो शब्द है, यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, लेकिन मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय के टाइम पर। अब यहाँ प्रॉब्लम एक रहती है, प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो डोमिनेंस है वो किसका है, वो हिंदुओं का है। और उनके दिमाग में एक बहुत टाइम से उपज पकड़ रही थी, जो क्या था, एक तरह से वो चाहते थे कि भारत के दो हिस्से हो जाए, या वो ये चाहते थे कि दो देश बने भारत के, भारत दो हिस्सों में बटे, एक ऐसा देश बनेगा जो नया होगा जिसमें मुस्लिम बहुल इलाका होगा, और दूसरा देश क्या रहेगा, मोटे तौर पर जो आपके पास हिंदुस्तान रहेगा जिसमें हिंदू की पॉपुलेशन क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। और ये टर्म है पाकिस्तान का जो टर्म है, ये रहमत अली एक थे, उन्होंने क्या किया, रहमत अली ने क्या किया, एक टर्म कॉइन किया, जो टर्म था आपके पास, उन्होंने जो ये मुस्लिम वाला जो जिसमें मुस्लिम का डोमिनेंस होगा, उस देश का नाम क्या रखा जाएगा, पाकिस्तान रखा जाएगा। तो ये आइडिया या टर्म पाकिस्तान का किसके द्वारा कॉइन किया गया, रहमत अली के द्वारा। साथ में 1940 तक आते आते जो टू नेशन थ्योरी है, दो देशों की जो डिमांड है, वो भी क्या हो रही थी, वो भी जोर पकड़ रही थी। मुस्लिम लीग इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे थे, जोर डाल रही थी कि अब हमें क्या चाहिए, हमें लगभग भारत के दो विभाजन होना चाहिए, भारत को किसमें बांट देना चाहिए, दो टुकड़ों में बांट देना जरूरी है। तो ये डिमांड 1940 के आसपास क्या थी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी। और इस डिमांड को इंटेंसिफाई करने का काम, इस पे जोर देने का काम किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसने लगभग मुस्लिम लीग को मेरे को लगता है 1915 के बाद ही ज्वाइन किया। और मुस्लिम लीग का पहले तो इतना बड़ा लीडर नहीं था, लेकिन बाद में आकर काफी बड़ा लीडर बना, और उसी ने ही पूरी की पूरी जो गेम है टू नेशन थ्योरी की वो बनाई। और साथ में ये भी एक आइडिया प्रोपेगेंडा फैलाया कि जो आपके पास मुस्लिम जो देश है वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपके पास पाकिस्तान। साथ में ये भी आपके साथ क्या हो रहा था, एक ही टाइम पे दो चीजें हो रही थी, एक तरफ हमें क्या चाहिए था, आजादी चाहिए थी, और साथ में दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर विभाजन की भी क्या बन रही थी, परिस्थितियां बन रही थी। तो आप लिख लीजिए बेटा, रहमत अली on the term Pakistan. और यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा बेटा, रेजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान ये भी पास हुआ इन 1940 में लाहौर में। इसका मतलब ये था बेटा कि ये लोग ये चाहते थे कि अब एक नया देश बनाना चाहिए और भारत का विभाजन होना जरूरी है, ऐसी लोगों की डिमांड थी। उसके लिए रेजोल्यूशन का मतलब एक प्रस्ताव रखा गया
और 1940 में इस प्रस्ताव को लगभग पास भी किया गया। ये प्रस्ताव जो पास किया गया इंटरनेशनल कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया, ये मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर में किया गया और वो ये चाहते थे कि भारत का क्या हो, विभाजन। रेजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ थोड़ा और चीज को समझिएगा। 1940 के बाद भारत में क्या होता है, लगभग 1942 का समय आता है, 1942 का, और इस समय भारत में एक डेलीगेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आदमी को, जो ब्रिटेन की जो आपके पास पार्लियामेंट का संसद था, वहां से एक आदमी जिसका नाम सर स्टैफर्ड क्रिप्स था, वो भारत भेजा जाता है। उनको बोला जाता है, जब वो भारत आते हैं तो जब वो खुद भारत आते हैं तो उसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। अब यहाँ समझिएगा यहाँ होगा क्या, 1942 में भारत क्या आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा। और क्रिप्स कौन होता है, क्रिप्स एक अंग्रेजी जो सरकार है वहां के पार्लियामेंटेरियन होते हैं, वहां के एक सांसद होते हैं जो भारत आते हैं। अब इनका आने का पर्पज क्या था, 1942 तक वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या था, बहुत जरूरी था। और इंडियन का पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, आपके जो सपोर्टर है, जो साथ में ब्रिटिशर के जो एलाय है, उनका प्रेशर भी किस पे बिल्ट हो रहा था, ब्रिटेन की सरकार के ऊपर हो रहा था कि अब जो इंडिया है वहां का सपोर्ट आपको क्यों नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने क्या बोला, जब ये क्रिप्स जो आया, जो क्रिप्स मिशन है, जब ये भारत आया, क्रिप्स मिशन ने एक बात कही, क्रिप्स मिशन ने बोला कि ठीक है, हम आपको क्या देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने बात की, जो हम लोगों की डिमांड थी, हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, उसकी भी वो बात कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्रिप्स ने एक बात बहुत रखी, इंपॉर्टेंट जो बात थी, जो भारत के सामने रखी, उसने भारत को एक चीज कहा, उन्होंने बोला कि भारत को आप क्या करो, आप युद्ध में हमारा साथ दे दो, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब बात समझिएगा, जो क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आने के बाद जो क्रिप्स थे, उन्होंने भारत के सामने डिमांड रखी कि भैया आप हमें क्या करो, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या करो, हमारी मदद करो, और हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी भारत की, जो भारत की सरकार होगी, भारत की सरकार हम लोग खुद ही बनाएंगे, हम लोग खुद ही चुनेंगे। जैसे आज की डेट में हमारे पास क्या है कि हमारे पास लोकसभा है, बिल पास कहाँ होता है, लोकसभा से पास होगा, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और अंत में किसके पास जाएगा, साइन होने के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तभी जाके कोई भी बिल आपका क्या बनता है बेटा, एक्ट बनता है, कानून बनता है। जो डोमिनियन स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस में जो कंट्री का हेड होना था, अभी हमारे देश में कंट्री का हेड कौन है, हमेशा कौन रहता है, कंट्री का हेड प्रेसिडेंट है। तो यहाँ प्रेसिडेंट की जगह पर कौन होना था, हमारा जो, अगर देखा जाएगा हमारे देश का हेड उन्होंने क्या बोला था कि हम किसको रखते हैं, किंग को हेड बनाते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम एक उपनिवेश, हमें क्या बन जाने थे, कॉलोनी बन जाने थे, किसकी, अंग्रेजों की, जहां पे सरकार हमने खुद चुननी थी, लेकिन कंट्री का हेड कौन रहना था, किंग रहना था। अल्टीमेटली जो बिल वगैरह पास होने थे वो कहां से होने थे, इंग्लैंड से होने थे। अब उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जब क्रिप्स ने भारत में आकर बात की कि हम आपको क्या देने वाले हैं, डोमिनियन स्टेटस देने वाले हैं, आपको हम संविधान सभा के लिए भी हम एग्री कर देते कि हम आपको संविधान सभा भी बनाने का हक दे देंगे, लेकिन हमारा रोल वहां पे ब्रिटिशर का क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है संविधान सभा में। तो इस मांग को आउटराइटली रिजेक्ट किया गया, कहां पे, भारत के अंदर। क्यों भारत के अंदर इस मांग को रिजेक्ट क्यों किया गया, भारत ने क्या किया, भारत ने लगभग 1929 का जो लाहौर सेशन है, तो उस लाहौर सेशन के अंदर, लाहौर सेशन का मतलब क्या है जरा समझिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारत की मुख्य पार्टी थी, उसका एक अधिवेशन होता था जिसे हम अंग्रेजी में सेशन कहते हैं। हर साल होता था एक सेशन, बीच में कुछ एक साल हुआ भी नहीं, लेकिन हर साल सेशन होता था। और ये जो सेशन था 1929 का, एक तरह का मीटिंग मान लीजिए, एक अधिवेशन मान लीजिए, जिसमें कांग्रेस अपना एजेंडा तय करती थी कि हमने पूरे साल
आने वाले टाइम में हमारा क्या एजेंडा है। तो इस 1929 के जो सेशन था, लाहौर सेशन, इसको हेड किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, पूर्ण स्वराज की डिमांड की। अब पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब है भारत को क्या चाहिए था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जब हम पहले ही बात कर चुके हैं 1929 में हमने अंग्रेजों को ये बोल दिया कि हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो क्या डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हम लोगों को क्या इफेक्ट करेगी? हाँ, ऑब्वियस करेगी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, तुम अपना डोमिनियन स्टेटस नहीं ले जाओ, अपना डोमिनियन स्टेटस तो रखो, हमें आवश्यकता नहीं डोमिनियन स्टेटस की। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और जैसे ही ये पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी 1929 शुरू आई, और जब क्रिप्स ने ये डिमांडें रखी, इसी के अगेंस्ट में भारत में क्या चला? भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया? शुरू किया गया। क्योंकि अब भारत को उनकी टेंडेंसी पता लगी कि भैया 1914 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी हमने आपका साथ दिया, फिर भी आपने हमें गोलियां दी, गोलियों का मतलब लॉलीपॉप टाइप दिया, और अभी फिर से आपको जब वॉर की जरूरत पड़ती है आप हमें कुछ भी मीठी मीठी गोलियां दे देते हैं, और जो हमारी कमिटमेंट होती है उसको पूरा नहीं करते। अब आपकी बात नहीं चलने वाली, और अब हमें क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसके लिए भारत में क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट भी क्या होगा? साथ में 1942 में ही चलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो अभी आप लिखिएगा बेटा क्रिप्स मिशन। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग गया क्रिप्स मिशन आया कब है बेटा? 1940 में। Students होता है
की बात की और किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पर ये जो डिमांड थी बेटा, डिमांड वाज रिजेक्टेड and Gandhiji started Quit India movement. Quit India movement. जब ये डिमांड कंप्लीटली क्या कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, उस क्रिप्स मिशन की जो डिमांड थी उसको भारत एक्सेप्ट नहीं करता और भारत के अंदर एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है जिसको लीड किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे साथ साथ में क्या हो रहा था, एक साथ तो हम क्या कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे आज़ादी की, और आज़ादी तो हमें चाहिए ही थी, लेकिन सामने एक बड़ी प्रॉब्लम और भी भारत के अंदर क्रिएट हो रही थी। वो प्रॉब्लम कौन सी थी कि यहाँ पे मुस्लिम लीग इस बात पे बहुत ज्यादा जोर लगा रही थी कि एक भारत का क्या हो जाना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, और एक मुस्लिम नेशन जो पाकिस्तान है उसकी डिमांड को भी वो क्या कर रहे थे, इंटेंसिफाई कर रहे थे। मतलब उस डिमांड को भी क्या किया जा रहा था, बहुत बढ़ाया जा रहा था, बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे थे। अब समय क्या आता है, समय 1946 का आता है और 1946 में लगभग अंग्रेजों को ये पता लग गया कि अब हम भारत पे बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर सकते और हम भारत को हमें आज नहीं कल नहीं कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा एक स्कीम दोबारा से रिप्रेजेंट की जाती है और उस स्कीम का मतलब क्या था वो जरा समझते हो। वो एक कैबिनेट मिशन प्लान था और कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब क्या था, 1946 के समय पर ब्रिटेन की संसद की ओर से कुछ एक लोग आएंगे और हमारी डिमांड क्या थी, 1940 में हमने क्या डिमांड की थी, इसके लिए 1940 में और क्या डिमांड थी और क्या था, अगस्त ऑफर नहीं था, और अगस्त ऑफर में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेन डिमांड तो हमारी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी थी आजादी के साथ साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये कैबिनेट मिशन प्लान है, इससे पहले तो क्या है, क्रिप्स मिशन है, और 1946 में 24 मार्च 1946 में भारत क्या आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया। और ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान ने एक स्कीम फॉर्मुलेट किया। स्कीम का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कल को आपने संविधान सभा बनानी भी है, संविधान सभा बनानी भी है और वो संविधान सभा क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी, लेकिन उसमें लोग कौन होंगे, कितने लोग होंगे। अगर आप यहाँ बुला दो किसी को भी तो सब क्या देने के लिए तैयार है। अगर आपने ऐसे बोल देते कि आओ ये संविधान सभा बनानी है तो लोग सब बोलते कि मैं संविधान बनाऊंगा, तुझे क्या पता है। तो ये किस तरह से होगा, किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से संविधान सभा बनाई जाए, उसका एक पूरे का पूरा स्कीम किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया, तैयार किया गया, वो तैयार हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के। तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आएगा, 24 मार्च 1946 के समय भारत आएगा। कौन आपके पास, कैबिनेट मिशन प्लान। ये बात समझ में आई। और कैबिनेट मिशन प्लान के सामने दो स्थितियां थी बेटा। एक पहली स्थिति आपके पास क्या थी कि यहाँ पे मुस्लिम लीग बोल रही थी कि अलग देश चाहिए, और एक हमारा जो दूसरी तरफ था वो चाहे महात्मा गांधी हमेशा से एक ही बात करते थे, हमें क्या चाहिए, यूनिफाइड पूरा भारत चाहिए, इकट्ठा भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ये चाह रहे थे कि एक अलग देश हो, और हो सकता है कि अगर दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड भी इन लोगों के द्वारा प्रेजेंट की गई, लेकिन जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसने दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड है उस डिमांड को क्या किया,
रिजेक्ट किया, उसने बोला कि हम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है वो एक्सेप्ट करेंगे और उसी का ही आपको क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी आपको स्कीम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे या प्रदान करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बात समझ में, यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, परीक्षा क्या है कैबिनेट मिशन प्लान? असेंबली क्या करेंगे, स्कीम देंगे। उसमें कौन होता है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर? कितने लोग आते हैं? एक ही आते हैं। कितने लोग होते हैं कैबिनेट मिशन प्लान? और कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया? और क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? ठीक है। और क्रिप्स मिशन के अंदर क्या चीजें हुई थी? साइलेंट कमीशन की रिपोर्ट में क्या था? अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जो कैबिनेट मिशन प्लान है भारत आया 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन प्लान है, तो जो इसके मेंबर होंगे वो कहाँ के रहेंगे, कहाँ से आने वाले हैं? वो आने वाले इंग्लैंड की कैबिनेट से। इस कैबिनेट मिशन प्लान के 3 लोग आए थे, भारत आए थे। एक पैट्रिक लॉरेंस था, तीन लोग साथ में आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और मेंबर आपको और इन्होंने एक स्कीम दिया, एक प्लान दिया भारत के लिए कि संविधान सभा किस तरह की होगी। प्लान और स्कीम और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के लिए एक प्लान दिया। अब यहाँ जरा समझ लीजिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 चीजें हो रही है बेटा। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो संविधान सभा की जो स्कीम है, उस संविधान सभा की स्कीम के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एग्री कर जाते हैं। ये सोचने वाली बात है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग भी तैयार होगी और साथ में कौन तैयार हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तैयार होगी। अब यहाँ पर साथ ही साथ में क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट एक्शन डे होता है। अब डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पे 1946 में एक डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होता है कि अब पहली बात तो जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग क्या बोलती है कि भैया हमको पाकिस्तान चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, देश का विभाजन होता है, हम एग्री ही नहीं करते। और जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक ही बनेगी, और उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका जो सेपरेट नेशन का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके पास वीक पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था वीक पड़ रहा है, साथ ही साथ में चीज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे, एक तरह की आपके पास डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में है, उन्होंने एक तरह का हड़तालें करना शुरू कर दी भारत के अंदर। 1946 में भारत के अंदर मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग की ओर से क्या करना शुरू कर दिया, या डायरेक्ट एक्शन डे एक तरह से उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। और इसके अंदर बहुत जगह में हड़तालें हुई, लेकिन इस हड़तालों का जो असर हुआ वो इतना गंभीर हुआ कि 1946 में ऐसा माना जाता है कि जो कलकत्ता वाली जगह है, जो कलकत्ता अभी है, बंगाल वाला रीजन है, बंगाल में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो चुनाव हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, उस चुनाव में सिर्फ जितनी प्रोविंस थी, उन प्रोविंसेस के अंदर एक ही ऐसी प्रोविंस थी, बंगाल प्रोविंस, जहां पर कौन जीती थी, मुस्लिम लीग आई थी। और मुस्लिम लीग जब वहां पे जीती थी तो वहां पर क्या हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डे के बहाने वहां पर बहुत सारे दंगे हुए। कलकत्ता के अंदर इतने दंगे हुए, एक वहां पे जगह भी है, और जिस जो जगह है आपके पास, नवाबखोरी करके जगह है, वहां इतने ज्यादा दंगे हुए कि ऐसा माना जाता है एज पर रिकॉर्ड की वहां पे 10,000 लोगों की, 10,000 हिंदुओं की एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर क्या कर देगी, हत्या कर देगी। इस डायरेक्ट एक्शन डे के बहाने हिंदुओं का यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक तरह से कत्लेआम कर दिया गया। जो पूरा शहर था वो लहूलुहान आपके पास कर दिया गया। और वहां पर हिंदुओं की तरफ से अब माना जाता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड ये भी दिखाते हैं कि वहां पे पुलिस भी थी, वहां पर मुसलमानों की मुस्लिम लीग भी थी, उन लोगों की तरफ से ये एक तरह का पहले से क्या था, एक प्रोपोगेंडा था, जिस प्रोपोगेंडा को वो क्या करना चाहते थे, इम्प्लीमेंट करना चाहते, उनकी सारी तैयारियां हो रखी थी सारी इस बात के लिए। तो ये बहुत बड़ा दंगा हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के बाद। और महात्मा गांधी इस बात को लेकर इतने परेशान हो गए कि इतना ज्यादा कत्लेआम कैसे हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद, 2 दिन के बाद, यहाँ पर एक जब हिंदुओं को बचना मुश्किल हो गया तो एक यहाँ पर एक लीडर हिंदुओं की तरफ से आगे खड़ा होता है, जिसका नाम गोपाल पाठा करके था। वो रिटेलिएटरी फोर्स बनाता है और वापस फिर मुसलमानों का भी क्या करता है, रिटेलिएट करते हैं मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों का भी यहाँ पे खून बहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये है कि डायरेक्ट एक्शन डे के बहाने ये एक तरह का प्रोपोगेंडा था कि यहाँ पर क्या कर दिया जाए, हिंदुओं का यहाँ पे कत्लेआम कर दिया जाए। और इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद एक बात कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग स्थापित करने में उसकी जो कोशिश थी वो कंप्लीट होगी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि एक नया नेशन बने, 2 नेशन थियरी बने और भारत का क्या हो, विभाजन हो। और ये बात अंग्रेजों को भी पता थी। और इसके बाद जो ये आपके पास ये जो दंगे होते हैं कलकत्ता के या कलकत्ता के, इसके बाद ये तय था कि अब भारत क्या होगा, विभाजित होगा। और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो एजेंडा था मुस्लिम लीग का वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा था कि वो क्या चाहते थे, 2 देशों की डिमांड। और यहाँ गांधी जी को भी ये पता लग गया था कि ये जो डिमांड है, अब भारत की अखंडता बचाना मुश्किल है, भारत यूनिफाइड नहीं रह सकता। और इस समय जो ये दंगे हुए, इस समय महात्मा गांधी भी इस दंगों को रोक नहीं पाए। बाद में जाकर उन्होंने कोशिश किया और बाद में बहुत जगह में शांति भी उन्होंने क्या किया, शांति स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन इस दंगों ने भारत की जो आपके पास कलकत्ता है, पूरे भारत में एक गहरा छाप छोड़ दिया। और इसी की वजह से भारत में क्या हुआ, विभाजन भी अल्टीमेटली लास्ट स्टेज पे पहुंच गया कि अब कोई ऑल्टरनेट नहीं है डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब एक तरह से डिमांड किसके लिए, नए देश के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, या पाकिस्तान की रिकॉग्निशन के लिए। अगर देखा जाए पॉलिटिकली बहुत तगड़ा गेम खेला गया। अब साथ में क्या हुआ, साथ में यहाँ पे क्या हो रहा था, भारत के अंदर और एक चीज चली हुई थी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इस प्लान के अंदर जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा का निर्माण किया गया। क्या संविधान सभा थी, कितने इसमें मेंबर होंगे,
कितने लोग आएंगे, किसने पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी 1946 से बेटा याद रखिएगा। 1946 का समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस जो स्कीम थी उसके तहत क्या किया गया जरा समझिए। आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डायरेक्ट एक्शन लेगी नहीं, उसको हम अलग से लिखेंगे। यहाँ क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट्स कर दी गई। उन्होंने बोला कि पूरे भारत में 389 सीट्स में विभाजित कर दिया जाएगा पूरे भारत को। सीट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार सीटों का आवंटन होगा। 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी। टोटल सीट कितनी होगी, 389 ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सीटों का आवंटन किस तरह से होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा। सीटों का जो आवंटन है वो पॉपुलेशन पर आधारित है। और टोटल कितनी सीट होगी बेटा, 389। बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट होने वाली है, और ये सीटों का जो डिवाइडेशन है किस आधार पर होगा, डिवाइड किस आधार पर होगा, पॉपुलेशन। एक सीट कितने पॉपुलेशन पे, रफली कितने पे, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। बेटा सेकंड पॉइंट लिखना आपने, ये 389 सीट्स थी, इसको किस तरह से बांटा गया, इसमें 3 हिस्से बनाए गए। एक आपके पास ब्रिटिश प्रोविंस, सीटों का आवंटन था ब्रिटिश प्रोविंस, और ब्रिटिश प्रोविंस को कितनी सीटें दी गई बेटा, 292 सीट्स दी गई। 292 सीट्स ब्रिटिश प्रोविंस को दी गई। और आपको पता ब्रिटिश प्रोविंस बड़ा था, काफी बड़ा था, और ब्रिटिश प्रोविंस इस समय तक कितने प्रोविंस थे बेटा, 11 टोटल प्रोविंस थे। क्योंकि आपको पता 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 2 और आपके पास प्रोविंस आ गए थे। कौन कौन से आए थे, उड़ीसा एंड सिंध। तो ब्रिटिश प्रोविंस को कितनी सीट दे दी गई बेटा, और ब्रिटिश प्रोविंस का आपको पता भी है कि क्या होता है, ऐसे राज्य, बड़े राज्य जिनको खुद कौन चलाते थे, ब्रिटिशर चलाते थे, गवर्नर की मदद से चलाते थे, उसे क्या बोला गया, ब्रिटिश प्रोविंस। और उसके बाद सेकंड है आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसको कितनी सीटें दी बेटा, 4। अब ये जरा समझिएगा, देखिए चीफ कमिश्नर प्रोविंस को कितनी दी थी बेटा, 4। अब ये समझना आपने कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या था, ये होता क्या था उसमें। अब देखो बेटा, मैं ऐसे लिखूंगा चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, सीसीपी, ऐसे लिखिएगा सीसीपी, स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जितना प्रोविंस तो बहुत बड़ा था बेटा, प्रोविंस तो बहुत बड़ा राज्य था, ये क्या था, छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जहां पे प्रशासन चलाया जाता था, लेकिन क्षेत्र थोड़ा छोटा था, छोटा क्षेत्र था। सीसीपी वाज स्मॉल
स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, छोटा सा आपके पास क्या है, प्रशासनिक इकाई। हेडेड बाय चीफ कमिश्नर, और इनका हेड कौन होता था, चीफ कमिश्नर। जैसे ब्रिटिश प्रोविंस का हेड कौन होता था, गवर्नर, इसका कौन होगा बेटा, चीफ कमिश्नर। Appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको नियुक्त कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, उस समय की केंद्र सरकार, उस समय का कौन बेटा, वाइस रॉय। छोटी सूक्ष्म इकाई, प्रशासनिक इकाई, और इसका है चीफ मिनिस्टर उस एरिया को चलाने के लिए, और उस एरिया को चलाने के लिए जो चीफ कमिश्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किया जाता है वाइस रॉय। अभी चार आपके पास जो सीट्स है वो किसको दे देगी, चीफ कमिश्नर को। अभी चार चीफ कमिश्नर की प्रोविंस थी कौन कौन सी, जिनको सीट मिली थी कौन कौन सी, अगर आप देखेंगे, अब यही भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग। कुर्ग आज के कर्नाटक में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ORG। जैसे गवर्नर तो चीफ कमिश्नर उसके साथ होगा कि वो अलग से होगा? वो अलग से, मतलब गवर्नर तो किस पे बिठाया था, बड़ी प्रोविंस पे, बड़े राज्य पे, एक छोटा सा स्मॉल एरिया जिसको हाँ नहीं, बाकी नहीं बचे थे, कुछ एक एरिया ऐसा था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती थी, परंतु वो एरिया कैसा था, छोटा था। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है वाइस रॉय डायरेक्ट उस एरिया को कंट्रोल करता था, लेकिन वो कंट्रोल किसके माध्यम से करता था, चीफ कमिश्नर के माध्यम से। स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब देखो ये किसको दी गई, ब्रिटिश प्रोविंस को कितनी सीट्स मिल गई, 290, और चीफ कमिश्नरी प्रोविंस को कितनी मिल गई, और चार जो आपके पास चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थे वो कौन से थे, पहला कौन सा दिल्ली, सेकंड कौन सा राजधानी, थर्ड कौन सा है बलूचिस्तान, और फोर्थ कौन सा है कुर्ग। अब इसके बाद जो अगला जो आपके पास बच गया बेटा, उसको मैं साफ कर दूं यहाँ से। अब यहाँ पर अब भारत को वैसे भी अंग्रेजों ने दो हिस्सों में तो पहले ही बांटा था, एक क्या था ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा क्या था प्रिंसली स्टेट। और जो प्रिंसली स्टेट थे बेटा, अब आपको पता ही है प्रिंसली स्टेट ऐसी जगहें थी जिनको राजा रूल करते थे, लेकिन राजा भी किसके अंदर थे, ब्रिटिशर के अंदर। और इनको कितनी सीट्स मिलेगी, जो बचा बच जाएगी, कितनी बचेगी, कितनी 90 जो बचेगी इसको जो भी आएगा।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 लोग ही बैठने वाले थे और वो तीनों कहाँ से आते थे? प्रिंसली स्टेट से। और आपके पास दूसरा ये है और ये है। अब इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा आपके पास कि क्या है। Member of princely state was nominated by their ruler and princely state not participated in the constitutional assembly। मुकर गए थे, इन्होंने मना कर दिया था और बाद में आ भी गए थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हो रहा था उस समय प्रिंसली स्टेट ने बोल दिया था कि नहीं, हमें नहीं यहाँ मजा आएगा, हम इसका हिस्सा नहीं होने वाले। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके बाद जो हमारा पूरा था संविधान सभा थी उसके अंदर आने लगे धीरे धीरे, लेकिन उस समय इन्होंने मना कर दिया। सीटों का जो आवंटन था तीन तरीके से किया गया। कुछ सीटें मुस्लिमों को दे देगी, कुछ सीटें सिखों को दे देगी और जो तीसरी कैटेगरी बना देगी वो क्या बना देगी? वो बना देगी आपका जनरल। जनरल के अंदर सब जो लास्ट में थे हिंदू जो भी है सब इसके अंदर ही डाल देंगे। और तो तीन प्रिंसिपल कम्युनिटी सीटों का विभाजन हुआ। या तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज हम इन्हें कह सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख और जैन। तीन क्या है? प्रिंसिपल कम्युनिटीज जो मेनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने वाली जो तीन प्रिंसिपल कम्युनिटी थी वो कौन सी हुई थी? मुस्लिम, सिख और जैन। जनरल के अंदर हिंदू वगैरह जो भी बच जाते हैं, रेस्ट ऑफ द जो भी और है यहाँ पर रहने वाले वो सब किसके अंदर डाल दिए हैं? जनरल के अंदर। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है कुछ लोग इसमें क्या है? नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे और कुछ लोग इसके थ्रू आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। और डायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए होगा? ब्रिटिश प्रोविंस में जो ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे लोग उनके लिए क्या होने वाला है? डायरेक्ट इलेक्शन होने वाला है। और जैसे प्रिंसली स्टेट से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या होने वाला है? नॉमिनेशन। तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये कह सकते हैं कि ये पार्टली नॉमिनेटेड है और पार्टली कैसी है? इलेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्टली क्या है आपके पास? इलेक्टेड और पार्टली क्या है आपके पास? नॉमिनेटेड। कहानी समझ में आई? ये बात समझ में आई। और एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसके अंदर लगभग सभी उन नेताओं ने भाग लिया जो उस समय के बड़े कद्दावर नेता थे और जो उस समय की आजादी की लड़ाई में भी मुख्य रूप से काम कर रहे थे। सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा बनने की कोशिश की और बहुत सारे लोग बने भी। लेकिन एक दो पर्सनालिटी ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में का सदस्य नहीं बने।
उनमें से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो आदमी नहीं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया या उसका हिस्सा नहीं बने, उनमें से एक महात्मा गांधी जी भी थे और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना। दो आदमी, दो ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं। लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है, तो इस रिजल्ट में जो होता है उसमें क्या होता है, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की विक्ट्री ज्यादा होती है और मुस्लिम लीग को सीटें कम मिलती है, इंडिपेंडेंट में कुछ लोग सीटें जीतते हैं और साथ ही साथ में जो प्रिंसी स्टेट के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन में या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट